Hello friends, welcome to my channel Bhardwaj Arthashastra. So today we shall continue our unit National Income Accounting. So इससे पहले हम 3 लेक्चर उसके ले चुके हैं. Now let's start with the unit. So in this unit we shall see what is depreciation, what is market price and factor cost, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या होती है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है. नेशनल इनकम अकाउंटिंग समझने के लिए हमें इन कंसेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पीछे वाली जो 2-3 वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने डाली हैं यूट्यूब पे, कृपया उन्हें भी देखिए, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएंगे. सो लेट्स टेक डेप्रिशिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. डेप्रिशिएशन हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं या स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है. डेप्रिशिएशन इट हैपन्स इन द फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. सो जब इन सब की वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर या ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस के कारण, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डेप्रिशिएशन. सो डेप्रिशिएशन इज द फॉल in the value of fixed assets due to normal wear and tear with the passage of time or due to expected obsolescence or due to the change in the technology. So the process of falling in the value of fixed assets due to normal wear and tear with the passage of time, expected obsolescence or change in technology is called the depreciation. So this happens the machinery, factory building, tools and equipments, जो भी fixed assets हैं ये उनमें होता है, क्योंकि फिक्स असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग. लेट्स टेक द एग्जांपल कि आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी है, तो यदि आप 1 साल बाद उसको बेचने के लिए बैठेंगे, आपने 60,000 की मोटरसाइकिल खरीदी है, तो क्या वो 1 साल बाद 60,000 रुपये की बिकेगी? वो नहीं बिकेगी, क्योंकि 1 साल जो वो चली है तो उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर हुआ है. ठीक है, तो इस कारण से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो जितनी उसकी वैल्यू कम होगी दैट इज नोन एज द डेप्रिशिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. इट इज आल्सो कॉल्ड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. देन व्हाट इंक्लूड्स इन द डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सो डेप्रिशिएशन में फर्स्ट थिंग इज नॉर्मल वियर एंड टीयर. सो ये जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है इट इज़ ड्यू टू द कंटिन्यूस यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो जब किसी भी फिक्स्ड असेट्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आप मोटरसाइकिल यदि खरीदते हो तो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो चलेगा उसकी जो एवरेज होगी वो लगातार कम होती रहेगी, क्योंकि जो उसके कल पुर्जे अंदर थे, जो उसके अंदर जो उसके जो स्पेयर पार्ट्स थे वो घिसने लगेंगे और वो उतनी एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन उसकी जो एवरेज है वो कम हो जाएगी. सेम इज़ द केस विद द मशीनरी. व्हेन मशीनरी इज़ यूज्ड और द फिक्स्ड असेट्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड दिस लीड टू फॉल इन देयर वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड द डेप्रिशिएशन. सो डेप्रिशिएशन में फर्स्ट शामिल है नॉर्मल वियर एंड टीयर. ओके, सेकेंड थिंग जो डेप्रिशिएशन में इंक्लूडेड है दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मीन्स कि जब फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण कम हो जाती है या डिमांड पैटर्न में चेंज आने के कारण कम हो जाती है. लाइक पहले हम कंप्यूटर के लिए CRT मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते थे, तो CRT मॉनिटर्स की जगह अब LED मॉनिटर्स आ गए हैं. तो जो मशीनें CRT मॉनिटर्स बनाती थी उनकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है. ये क्यों कम हुई? बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी और बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिमांड पैटर्न. नाउ वी डू नॉट इवन लाइक टू परचेज द CRT मॉनिटर्स. वी लाइक टू परचेज द LCD और LED. नाउ LCD LED का भी टाइम चला गया. नाउ इट इज़ द टाइम फॉर लैपटॉप्स. तो डेस्कटॉप का टाइम चला गया. तो डेस्कटॉप, जो कंपनीज डेस्कटॉप बनाती हैं, तो नेचुरली वो जो फिक्स असेट्स यूज़ होते हैं डेस्कटॉप को बनाने के लिए उनकी उनकी जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी. सो दैट कम्स अंडर डेप्रिशिएशन. और डेप्रिशिएशन में नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, इसके अलावा तीसरा जो आता है वो है पैसेज ऑफ टाइम. जैसे आपका घर है, सपोज योर हाउस इज़ देयर. क्या जो घर है
3, 4, 5, 10 साल बाद वो वैसा का वैसा ही रहता है जैसा फर्स्ट डे था जिस दिन आपने अपने घर का उद्घाटन किया था? नहीं, उसमें ड्यू टू रेन, ड्यू टू विंड, ड्यू टू चेंज इन द वेदर, उसका जो प्लास्टर है वो उसमें डेप्रिशिएशन होता रहता है। उसका प्लास्टर पहले जैसा नहीं रहता, उसमें वियर एंड टियर होती रहती है ड्यू टू द चेंज इन वेदर, ड्यू टू द विंड, ड्यू टू द रेन। सो जो इसके कारण उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो जब टाइम के अकॉर्डिंग, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फिक्स्ड असेट्स हैं हमारे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो ये भी डेप्रिशिएशन के अंतर्गत ही आता है। तो हमने देखा डेप्रिशिएशन के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट थिंग इज नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकंड थिंग इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, एंड थर्ड थिंग इज द टाइम. So with the passage of time, expected obsolescences or normal wear and tear, if the value of fixed assets decreases, this is known as the depreciation. So depreciation simply means it decrease in the value of fixed assets. इसे consumption of fixed assets भी कहा जाता है. Next is the indirect taxes. दूसरा कंसेप्ट हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का है. इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये पहले हुआ करते थे बट नाउ अडेज जीएसटी इज देयर, लेकिन फिर भी कुछ वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स अभी भी लगता है. जैसे लिकर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, दे हैव द एक्साइज ड्यूटी एंड द सेल्स टैक्स, एंड मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज हैव जीएसटी नाउ अडेज. सो दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस? यू नो, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये they are imposed either on the production of goods and services or on the sale of goods and services. या ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या उनकी बिक्री पर लगाए जाते हैं. और जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो जो वस्तुओं का मार्केट प्राइस होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, इसका ऑपोजिट है, इनडायरेक्ट टैक्स का ऑपोजिट है सब्सिडीज. गवर्नमेंट कुछ वस्तुओं और सब्सिडी प्रदान करती है. सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि प्रोड्यूसर्स को दी जाती है. ऑफ कोर्स ये कंज्यूमर्स को भी मिलती है, लेकिन हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग से संबंध प्रोड्यूसर से है. तो सब्सिडीज जो हैं वो प्रोड्यूसर्स को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं, जिसके कारण उनके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है सब्सिडीज़ के कारण. सो दैट्स वाई सब्सिडीज देने के कारण जो मार्केट वैल्यू है कमोडिटीज़ की वो कम हो जाती है. सो इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज. ये सभी वस्तुओं पर नहीं, कुछ वस्तुओं और सब्सिडी मिलती है. ये उन एंटरप्राइजेस को जनरली दी जाती है जो या तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, या फिर किसी बैकवर्ड एरिया में यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है गवर्नमेंट ने तो उसके लिए भी सब्सिडीज़ प्रदान की जाती है. इलेक्ट्रिसिटी में, लैंड प्रोक्योरमेंट में, तो इन चीज़ों में उनको सब्सिडी दी जाती है. सो दे आर often given to promote the exports or setting up new industries in the backward area. So for setting up new industries in the backward area, government gives some concession like tax holidays, like land at a cheaper rate, similarly electricity at a subsidized rate. So all these things are there. तो सब्सिडी यदि किसी फर्म को मिलती है तो उस फर्म के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है मार्केट में. देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी से मिला के बना है. जब किसी शब्द के आगे नेट लग जाता है, रिमेंबर, ऐसा कंसेप्ट जिसके आगे नेट लग गया है तो उस कंसेप्ट में से उसका उल्टा माइनस कर दो तो वो उसकी डेफिनेशन बन जाती है. लाइक यहाँ पर नेट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के आगे लगा है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का उल्टा है सब्सिडीज. तो नीचे आप फिगर में देख सकते हैं, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, if we subtract subsidies from indirect taxes, it is net indirect taxes. So what is net indirect taxes? It is the difference of indirect taxes and subsidies, means indirect taxes minus subsidies is equal to net indirect taxes. So net indirect taxes is equal to indirect taxes minus subsidies. So you can see in the figure, एक मेरी फोटो के पीछे जीएसटी का जो पिक्चर है वो चिपकी है. सो जीएसटी माइनस जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेक्स्ट इज द फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? हमें पता है कि फैक्टर्स जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और इनको जो इनकम मिलती है, रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज,
interest and profit, this is nothing but the factor cost of production of any of the commodity. किसी वस्तु के उत्पादन के लिए फैक्टर्स को जो इनकम दी जाती है, that is called its factor cost. So factor cost means the cost of factors, means किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए फैक्टर्स को जो इनकम दी जाती है, that is factor cost. It means the income distributed among factors to produce goods and services. It is nothing but the sum of factor income, that is compensation of employees plus rent plus interest plus profit. Okay. It is the cost of production of commodities within the factory. एक फैक्ट्री के अंदर जो वस्तुओं की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, that is nothing but the factor cost. Remember, production means value added. तो value added किसने की है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने की है. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो सर्विसेज ली जाती हैं तो उनको उनकी इनकम दी जाती है. तो जो उनको इनकम दी जाती है उसके टोटल को ही हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं. ठीक है. सो फैक्टर कॉस्ट मीन्स सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. देन इज द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्या होता है? अब फैक्ट्री से बाहर निकलकर जब प्रोडक्ट आता है, मार्केट में पहुंचता है, तो उसकी कीमत कैसे डिसाइड होती है? उसी कीमत में फैक्टर कॉस्ट तो शामिल होती है. इसके अलावा उसमें प्लस हो जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. यदि उस फर्म को सब्सिडी मिली है तो वो माइनस हो जाती है. ठीक है ना. सो it is the value of product estimated on the basis of market price. So here the value of product is estimated on the price of the product which is prevailing in the market. It is taken as a product of physical production and the market price. So जो मार्केट प्राइस है वो क्या होता है कि फिजिकल प्रोडक्शन कितनी है मल्टीप्लाई बाय इट्स प्राइस इन द मार्केट. देन in market price the indirect taxes increase the price and subsidies reduce the price, the value of reduce the value of production in the market. Okay. तो जब भी मार्केट प्राइस पर हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज करती है उससे उसका प्राइस बढ़ जाता है. यदि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडीज प्रदान करती है तो उससे मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है. Then is a factor income. What is factor income? Factor income is the income received by factors. So we know there are 4 factors: land, labor, capital, entrepreneur. So factor income भी 4 प्रकार की. लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मतलब कैश में उनको जो वेजेस एंड सैलरीज मिलती है, एंड इन काइंड मीन्स जो फैसिलिटीज़ वर्कर्स को दी जाती हैं. सपोज वर्कर्स को यूनिफॉर्म दी जाती है, वर्कर्स को एक टाइम का खाना फैक्ट्री में दिया जाता है, या वर्कर्स को रेजिडेंस प्रदान किया जा रहा है, तो उनकी वैल्यू भी इसमें जोड़ दी जाती है. दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. ओके. तो कैश में भी, और काइंड मतलब फैसिलिटीज. देन इज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर. रिमेंबर, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन शामिल किया जाता है. सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मीन्स जो प्रोविडेंट फंड में उनका कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का. रिमेंबर, जब भी कोई वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रिटायरमेंट पर उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं. ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे उसके अपने ही होते हैं, जो हर महीने उसकी सैलरी में से 10% या 12% कट जाते हैं. आजकल 10% कट रहे हैं, लॉकडाउन के ज़माने में. पहले 12% कटा करते थे प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर में इट इज़ 8%. सो इट इज़ 10% इन गवर्नमेंट सेक्टर. सो 12% जो कंट्रीब्यूशन होता था वो एम्प्लॉय पे करता था, और 12% ही कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी का एम्प्लॉयर उसके प्रोविडेंट फंड में जमा कराता था. यानी एक वर्कर की यदि 10,000 सैलरी है तो 10,000 में से यदि 10% यानी 1,000 रुपये एम्प्लॉय जमा कराएगा अपने प्रोविडेंट फंड में, और 1,000 रुपये ही एम्प्लॉयर जमा कराएगा, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी? 10,000 उसे मिले, 1,000 उसने पीएफ में जमा करा दिए, तो अब उसको 1,000 को दोबारा काउंट नहीं करें, क्योंकि हमने 10,000 उसमें ऑलरेडी ऐड कर लिए वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. तो एक्स्ट्रा उसको कितने मिले? जो उसके एम्प्लॉयर ने उसके प्रोविडेंट फंड में जमा कराए, तो 1,000 उसको एक्स्ट्रा मिले, तो उसकी टोटल सैलरी इन कैश कितनी होगी? 11,000 रुपये.
₹1000 उसकी सैलरीज कैश, ₹10,000 उसकी सैलरीज कैश में, और ₹1000 जो उसके एम्प्लॉयर ने उसके प्रोविडेंट फंड में जमा कराए, सो दैट इज 11,000। सो दैट इज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। रिमेंबर, हम यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन शामिल करेंगे, एम्प्लॉय का नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो अपनी वेजेज एंड सैलरीज इन कैश में से ही करता है। देन थर्ड कंपोनेंट इज रिटायरमेंट पेंशन। इसमें रिटायरमेंट पेंशन भी शामिल होगी। रिटायरमेंट पेंशन एक तरह की डेफर्ड पेमेंट समझी जाती है, जो उसने सर्विसेज अपनी दी हैं पिछले 20-25 सालों में किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये डेफर्ड पेमेंट समझी जाती हैं। रिमेंबर, इसमें ओल्ड एज पेंशन नहीं शामिल होगी, विधवा पेंशन नहीं शामिल होगी, सिर्फ इसमें रिटायरमेंट पेंशन शामिल होती है। थर्ड फैक्टर इज द इंटरेस्ट, और चौथा फैक्टर मेरी फोटो के पीछे आएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फोर्थ फैक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योर को मिलता है एंटरप्रेन्योर सर्विसेज के लिए। अब कई बार प्रॉफिट आपको पूरा नहीं दिया होता, उसके पार्ट्स करके दिए होते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है प्रॉफिट के ऊपर लगने वाला टैक्स। डिविडेंड्स, प्रॉफिट का वो शेयर जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। And some part of the profit, it is kept by the firm with itself for its own development, that is called undistributed profit or retained earning, or it is also known as savings of the firm. Okay, so अगर इन तीनों चीज़ों को हम प्लस कर दें तो वो बन जाता है टोटल प्रॉफिट। सो दिस इज, और एक और इसमें होती है दैट इज नोन एज द मिक्स्ड इनकम, दैट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम जो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन होती है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम कहते हैं। सपोज एक शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान खुद करता है, वो 1,000 रुपये का सामान वो उसने लाया और 1,000 रुपये का सामान उसने मान लो 1,500 रुपये में बेचा, ठीक है। तो उसको उसकी इनकम कितनी की हुई, 500 रुपये इनकम हुई। तो उसकी इनकम में रेंट भी शामिल है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी शामिल है, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। लेकिन क्योंकि वो छोटा दुकानदार है, वो अपनी इनकम को अलग अलग कैटेगराइज नहीं कर सकता, इसलिए हम उनकी इनकम को मिक्स इनकम ले लेते हैं। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जैसे एक डॉक्टर का अपना क्लिनिक है, एक वकील है, तो ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, इनकी इनकम को अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, इसलिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम ले लेते हैं, खिचड़ी इनकम या मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। इसमें रेंट चारों की चारों इनकम होती हैं, बट दे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज to classify its income in 4 groups, so we take it as a mixed income of self-employed person. Now is factor income received from, so next is factor income received from abroad. So factor income received from abroad मतलब जो हमारे रेजिडेंट दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, तो हमारे रेजिडेंट्स को जो फैक्टर इनकम मिलती है वो कहलाएगी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। रिमेंबर, रेजिडेंट्स में इंडिविजुअल्स के अलावा फर्म्स भी शामिल हैं। So many of our residents, that is persons as well as the firms, they are working in other countries. The income earned by them is the factor income received from abroad. So इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, what are its component? Number one thing is compensation of employees received from abroad, means our residents who are working in other countries, whatever income they receive from there, that is called compensation income received from abroad. Then is rent received from abroad. Now various foreign banks, foreign embassies and offices of multinational companies are opened in India. They take the buildings on rent, and the Indians, the rent received by Indians from these multinational companies, from these foreign embassies or from these foreign banks is called rent received from abroad. Third is interest received from abroad, means if our residents, अगर हमारे रेजिडेंट्स ने, अगर हमारी गवर्नमेंट ने, अगर हमारे बैंक्स ने, हमारे देश के बैंक्स ने विदेशों को लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे। सिमिलरली आवर कंपनीज, द कंपनीज ऑफ इंडिया which are located in other countries, so the profit received from there comes under profits received from abroad. तो हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनीज जो विदेशों में स्थित हैं,
उनको वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में आएगा। ओके, जिस तरह हमारे रेजिडेंट दूसरे देशों में काम करते हैं, उसी तरह से दूसरे देशों के रेजिडेंट हमारे देश में काम करते हैं। दूसरी देशों की कंपनियां हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं, दूसरे देशों की एम्बेसीज हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं, या हमारी एम्बेसीज दूसरे देशों में ऑपरेट कर रही हैं। तो इसी तरह से फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड मतलब कि ये वो फैक्टर इनकम है जो हम अपने नॉन रेजिडेंट्स को देते हैं। अगेन नॉन रेजिडेंट मतलब इसमें फर्म्स और पर्सन्स दोनों आ गए। सो मैनी नॉन रेजिडेंट्स मीन्स पीपल एंड द फर्म्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री। The income earned by them is called the factor income paid to abroad, and this income includes number one, compensation of employees paid to abroad. Means if some foreign residents, they are working in working in multinational companies situated in India, so the income received by them will be compensation paid to abroad. Similarly, rent paid to abroad means our embassy is situated in other countries, our multinational companies which are there in other countries, our banks, हमारे जो बैंक्स की ब्रांचेज हैं, अगर वो दूसरे देशों में यदि उन्होंने बिल्डिंग्स किराए पर ली है तो जो रेंट वो पे करते हैं वहाँ पर वो कहलाएगा रेंट पेड टू अब्रॉड। सिमिलरली इफ़ आवर गवर्नमेंट, आवर बिजनेसमैन हैज़ टेकन लोन फ्रॉम foreign banks, from foreign monetary institutions. So the interest paid to them on the loan which we have taken is called the interest paid to abroad. Similarly, the multinational companies which are situated in India, भारत में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो उनको प्रॉफिट यहाँ से मिलता है वो कहलाएगा प्रॉफिट्स पेड टू अब्रॉड। नाउ इज द नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अगेन यहाँ पर दोबारा से नेट लग गया, तो मैंने आपको कहा है जिस जिस भी चीज़ के आगे नेट लगा हो उस कंसेप्ट में से उसका उल्टा माइनस कर देते हैं। यहाँ पर नेट किसके आगे लगा है? नेट लगा है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड का उल्टा क्या होगा? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड होगा। तो इसमें से फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में से यदि हम फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। So it is the difference between the factor income received from other countries of the world and factor income paid to the world. So it is in a formula shape, it is called factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. So net factor income received from abroad includes, so what does it includes? Number one, net compensation of employees received from abroad. तो ये क्या होगा? ये होगा compensation of employees received from abroad minus compensation of employees paid to abroad. Okay. Then is net रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होगा? अगेन नेट किसके आगे लगा है? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस रेंट पेड टू अब्रॉड। सिमिलरली नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड टू अब्रॉड। सिमिलरली नेट प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस प्रॉफिट्स पेड टू अब्रॉड। सो इन चारों को यदि हम प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और इसको आप जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस होता है, किस किस का डिफरेंस होता है? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का। ओके, इसी तरह से नेट एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स के आगे नेट लगा है तो एक्सपोर्ट्स का उल्टा इम्पोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट्स इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मीन्स टू सेल आवर जीडीपी टू अदर कंट्रीज। मीन्स कि अगर दूसरे देशों के रेजिडेंट हमारे जीडीपी पर खर्च करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें कि हम अपना जीडीपी यदि दूसरे देशों के रेजिडेंट को बेचते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। और इम्पोर्ट्स क्या होता है? इम्पोर्ट्स यानी ये जब हम दूसरे देशों के जीडीपी पर हम हमारे रेजिडेंट खर्च करते हैं तो उसे इम्पोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है ना? तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है एक्सपोर्ट के आगे नेट है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होगा, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट नहीं होगा। सो इट विल बी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इज इट क्लियर? नाउ द चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन स्टॉक जो होता है it refers to physical change in the stock of raw materials, semi-finished goods and finished goods with the producer.
प्रोड्यूसर्स के पास जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, सेमी फिनिश गुड्स यानी जो अभी तक गुड्स पूरी तरह नहीं बनी हैं, वो अभी पाइपलाइन में ही हैं। सो और जो गुड्स पूरी तरह बन चुकी हैं, इन तीनों के स्टॉक में यदि चेंज आता है, अब स्टॉक में चेंज आने के लिए हमें 2 टाइम पीरियड चाहिए। तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या है कि एक तो क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक पर इन तीनों चीज़ों का स्टॉक कितना था और ओपनिंग डे पर इन तीनों का स्टॉक कितना था। क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है साल के अंतिम दिन कितना स्टॉक था इन तीनों चीज़ों का, और ओपनिंग स्टॉक का मतलब है साल के शुरू के दिन कितना स्टॉक है। यहाँ पर साल का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स विद 31 मार्च। मीन्स change in stock is the stock of raw material, semi-finished goods and finished goods with the producer on 31st March, and we subtract कि what was the stock of these three goods on the opening day of the year, that is on 1st April. Okay, so if we are talking about the financial year 2019-20, so what will be the change in stock? So change in stock means stock of all these three goods, means raw materials, semi finished goods and finished goods with the producer on 31st March 2020 minus stock of these three goods on 1st April 2019. So if we take the difference of these closing stock and opening stock, it will be called the change in stock. So change in stock जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके आता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ओपनिंग में से क्लोजिंग कर देते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका है ए बी सी डी में सी पहले आता है, ओ बाद में आता है, इसलिए क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके ही चेंज इन स्टॉक आता है। देन इज डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट या जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन मींस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में कैपिटल के स्टॉक में कितनी वृद्धि होती है उसे ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और वी कैन से इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल गुड्स बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज इट इज़ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो इट डोमेस्टिक का मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी में, और कैपिटल फॉर्मेशन मींस द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। तो एक साल में एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कैपिटल गुड्स पर खर्च किया जाता है उसे ही डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होती है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नंबर 2 इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक पिछले साइड में हमने पढ़ लिया कि चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है। हम दूसरा पढ़ लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में मेनली 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो फर्म्स होती हैं वो अपने बिजनेस के लिए जो एक्सपेंडिचर करती हैं कैपिटल गुड्स पर, यानी मशीनरी पर, टूल्स इक्विपमेंट्स खरीदने पर या फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने पर खर्च करती हैं, वो इसका पार्ट है। नंबर 1 जो हाउस होल्ड्स अपने हाउसेस कंस्ट्रक्शन के लिए, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यानी अपने घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्च करते हैं हाउस होल्ड्स, वो भी इसमें शामिल है। और तीसरा गवर्नमेंट रोड बनाने पर, डैम बनाने पर, ब्रिजेस बनाने पर, बिल्डिंग्स बनाने पर जो खर्च करती है वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। 1 इज़ बिजनेस expenditure on business fixed investment, second thing is expenditure on residential construction investment, and third is public investment। ठीक है, और फिर इसमें जोड़ दिया जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि 2 चीज़ों का सम होता है। इट इज़ अ सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। ओके, so with this we come to the end of we have uh, this video. So with this video we have understood the meaning of various concepts which will be used in national income accounting in the later lectures. So आप इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। So with this, goodbye, see you later. So next is factor income received from abroad. So factor income received from abroad मतलब जो हमारे रेजिडेंट
दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, तो हमारे रेजिडेंट्स को जो फैक्टर इनकम मिलती है वो कहलाएगी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। रिमेंबर, रेजिडेंट्स में इंडिविजुअल्स के अलावा फर्म्स भी शामिल हैं। So many of our residents, that is persons as well as the firms, they are working in other countries. The income earned by them is the factor income received from abroad. So इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? What are its component? Number one thing is compensation of employees received from abroad. Means our residents who are working in other countries, whatever income they receive from there, that is called compensation income received from abroad. Then is rent received from abroad. Now, various foreign banks, foreign embassies, and offices of multinational companies are opened in India. They take the buildings on rent, and the Indians, the rent received by Indians from these multinational companies, from these foreign embassies, or from these foreign banks is called rent received from abroad. Third is interest received from abroad. मीन्स इफ़ आवर रेजिडेंट्स, अगर हमारे रेजिडेंट्स ने, अगर हमारी गवर्नमेंट ने, अगर हमारे बैंक्स ने, हमारे देश के बैंक्स ने विदेशों को लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे। सिमिलरली आवर कंपनीज, द कंपनीज ऑफ इंडिया विच आर लोकेटेड इन अदर कंट्रीज, सो द प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम देयर कम्स अंडर प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनीज जो विदेशों में स्थित हैं, उनको वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में आएगा। ओके, जिस तरह हमारे रेजिडेंट दूसरे देशों में काम करते हैं, उसी तरह से दूसरे देशों के रेजिडेंट हमारे देश में काम करते हैं। दूसरी देशों की कंपनियां हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं, दूसरे देशों की एम्बेसीज हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं, या हमारी एम्बेसीज दूसरे देशों में ऑपरेट कर रही हैं। तो इसी तरह से फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड मतलब कि ये वो फैक्टर इनकम है जो हम अपने नॉन रेजिडेंट्स को देते हैं। अगेन नॉन रेजिडेंट मतलब इसमें फर्म्स और पर्सन्स दोनों आ गए। सो मैनी नॉन रेजिडेंट्स मीन्स पीपल एंड द फर्म्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री. The income earned by them is called the factor income paid to abroad, and this income includes number one, compensation of employees paid to abroad. Means if some foreign national, foreign residents, they are working in working in multinational companies situated in India, so the income received by them will be compensation paid to abroad. Similarly, rent paid to abroad means our embassies situated in other countries, our multinational companies which are there in other countries, our banks, हमारे जो बैंक्स की ब्रांचेस हैं, अगर वो दूसरे देशों में यदि उन्होंने बिल्डिंग्स किराए पर ली है, तो जो रेंट वो पे करते हैं वहाँ पर वो कहलाएगा रेंट पेड टू अब्रॉड. सिमिलरली इफ़ आवर गवर्नमेंट, आवर बिजनेसमैन हैज़ टेकन लोन फ्रॉम foreign banks, from foreign monetary institutions, so the interest paid to them on the loan which we have taken is called the interest paid to abroad. Similarly, the multinational companies which are situated in India, भारत में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो उनको प्रॉफिट यहाँ से मिलता है वो कहलाएगा प्रॉफिट्स पेड टू अब्रॉड. नाउ इज द नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. अगेन यहाँ पर दोबारा से नेट लग गया, तो मैंने आपको कहा है जिस भी चीज़ के आगे नेट लगा हो उस कंसेप्ट में से उसका उल्टा माइनस कर देते हैं. यहाँ पर नेट किसके आगे लगा है? नेट लगा है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड का उल्टा क्या होगा? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड होगा. तो इसमें से फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में से यदि हम फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. So it is the difference between the factor income received from other countries of the world and factor income paid to the world. So it is in a formula shape, it is called factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. So net factor income received from abroad includes, so what does it includes? Number one, net compensation of employees received from abroad. तो ये क्या होगा? ये होगा compensation of employees received from abroad minus compensation of employees paid to abroad. Okay. Then is net rent received from abroad. ये क्या होगा? अगेन नेट किसके आगे लगा है? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. तो नेट रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस रेंट पेड टू अब्रॉड. सिमिलरली नेट
interest received from abroad, it is equal to interest received minus interest paid to abroad. Similarly, net profits received from abroad, it will be equal to profits received from abroad minus profits paid to abroad. सो इन चारों को यदि हम प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और इसको आप जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है, किस किस का डिफरेंस होता है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का। ओके, इसी तरह से नेट एक्सपोर्ट्स, अब एक्सपोर्ट्स के आगे नेट लगा है तो एक्सपोर्ट्स का उल्टा इंपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट्स इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मीन्स टू सेल आवर जीडीपी टू अदर कंट्रीज, मीन्स कि अगर दूसरे देशों के रेजिडेंट हमारे जीडीपी पर खर्च करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें कि हम अपना जीडीपी यदि दूसरे देशों के रेजिडेंट को बेचते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स क्या होता है? इंपोर्ट्स यानी ये जब हम दूसरे देशों के जीडीपी पर हम हमारे रेजिडेंट खर्च करते हैं तो उसे इंपोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है ना? तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है, एक्सपोर्ट के आगे नेट है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट नहीं होगा। सो इट विल बी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इज इट क्लियर? नाउ द चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन स्टॉक जो होता है, it refers to physical change in the stock of raw materials, semi-finished goods and finished goods with the producer. प्रोड्यूसर्स के पास जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, सेमी फिनिश गुड्स यानी जो अभी तक गुड्स पूरी तरह नहीं बनी हैं, वो अभी पाइपलाइन में ही हैं। सो और जो गुड्स पूरी तरह बन चुकी हैं, इन तीनों के स्टॉक में यदि चेंज आता है, अब स्टॉक में चेंज आने के लिए हमें दो टाइम पीरियड चाहिए। तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या है कि एक तो क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक पर इन तीनों चीज़ों का स्टॉक कितना था और ओपनिंग डे पर इन तीनों का स्टॉक कितना था। क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है साल के अंतिम दिन कितना स्टॉक था इन तीनों चीज़ों का, और ओपनिंग स्टॉक का मतलब है साल के शुरू के दिन कितना स्टॉक है। यहाँ पर साल का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स विद 31 मार्च। मीन्स change in stock is the stock of raw material, semi-finished goods and finished goods with the producer on 31st March, and we subtract कि what was the stock of these three goods on the opening day of the year, that is on 1st April. Okay, so if we are talking about the financial year 2019-20, so what will be the change in stock? So change in stock means stock of all these three goods, means raw materials, semi-finished goods and finished goods with the producer on 31st March 2020 minus stock of these three goods on 1st April 2019. So if we take the difference of these closing stock and opening stock, it will be called the change in stock. So change in stock जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके आता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ओपनिंग में से क्लोजिंग कर देते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका है ABCD में C पहले आता है, O बाद में आता है, इसलिए क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके ही चेंज इन स्टॉक आता है। देन इज डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट या जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन मींस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में कैपिटल के स्टॉक में कितनी वृद्धि होती है उसे ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और वी कैन से इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल गुड्स बाय द production units located within the domestic territory, because it is domestic capital formation, so it domestic का मतलब है domestic territory में, और capital formation means the expenditure on capital goods। तो एक साल में एक domestic territory में जो capital goods पर खर्च किया जाता है उसे ही डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होती है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नंबर 2 इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक पिछले साइड में हमने पढ़ लिया कि चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है। हम दूसरा पढ़ लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में मेनली तीन चीज़ें आती हैं। नंबर 1 एक्सपेंडिचर ऑन
बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो फर्म्स होती हैं वो अपने बिजनेस के लिए जो एक्सपेंडिचर करती हैं कैपिटल गुड्स पर, यानी मशीनरी पर, टूल्स इक्विपमेंट्स खरीदने पर या फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने पर खर्च करती हैं, वो इसका पार्ट है। नंबर वन, जो हाउस होल्ड्स अपने हाउसेस कंस्ट्रक्शन के लिए, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यानी अपने घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्च करते हैं हाउस होल्ड्स, वो भी इसमें शामिल है। और तीसरा, गवर्नमेंट रोड बनाने पर, डैम बनाने पर, ब्रिजेस बनाने पर, बिल्डिंग्स बनाने पर जो खर्च करती है वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं। वन इज़ बिजनेस expenditure on business fixed investment, second thing is expenditure on residential construction investment, and third is public investment। ठीक है, और फिर इसमें जोड़ दिया जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि ये दो चीज़ों का सम होता है। इट इज़ अ सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। ओके, so with this we come to the end of, we have